वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो हिजर और शारिफ भी यहीं पर थे। जब से ये सब कुछ हुआ था, रूह का हिजर से एक बार भी सामना ना हुआ था। वो जो कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नज़रें पड़कर शर्मिंदगी से नज़रें झुका गया। रूह, ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है डेविल कितने गुस्से में है? क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल कर देंगे मुझे भी, जिस तरह से वो और लोगों को मारते हैं। रूह शारिफ की बात काटते हुए बोली। रूह, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती की क्या सजा हो सकती है। शारिफ ने उसे समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए शारिफ भाई कि मैंने आपको भाई कहा था। आप भी यही काम करते हैं ना, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। क्या आपको भी तरस नहीं आता जब कोई आपके सामने तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है? आपको उस पर जरा तरस नहीं आता? रूह उसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। बस शारफ, बहुत हुआ। अब जाओ, हैदर को ले जाओ। सारिम की बेटी को छुड़वाओ। मैं भी हैदर को लेकर आता हूँ। शारिफ ये कहकर भाई चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर सारिम, आपने हमारा काम कर दिया, वरना आपका काम कभी होता नहीं। इजर उसको इग्नोर करके सारिम से मुखातिब हुआ। और हमें शर्म दिलाने से बेहतर है रूह कि तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यहाँ दुबई में की है, वहीं अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है ये तो तुम भी जानती हो। ना उसे खानदान पूछता है और ना ही शोहर। ये तो तुम एहसान मानो यारम का। वो इस वक्त सारिम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जैसे यहाँ सारिम मौजूद ही ना हो। लेकिन उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही रो उठी। मैंने नहीं कहा था आपके यारम को कि मुझे पूछे। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, और कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। पाकोल आपके, मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ, तो उनकी नज़रों में तो वैसे ही मेरी कोई इज्जत नहीं रही। तो बेहतर है अपनी इज्जत बढ़ाने के छोड़ दे मुझे, और मैं अपने घर वापस चली जाऊं। रू एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। रूह, तुम वहां जाना चाहती हो, उन लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें बेच दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास जो ना तो बेटियों के सौदे करते हैं और ना ही दूसरों को कत्ल करते हैं। माफ़ कीजिए कि हिजर भाई, पाकिस्तान में दारुल अमान की कमी नहीं है। रू ने गुस्से से कहा। दुबई के डॉन की बीवी दारुल अमान में रहेगी। संभल जाओ रूह, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है डेविल कितना परेशान है। हमारा सारा काम रुका हुआ है और यहाँ तुम्हारे चौंचले खत्म नहीं हो रहे। क्या कर दिया है इन 4 महीनों में तुमने यारम के साथ कि उसे किसी और चीज का होश ही नहीं है? हिजर ना चाहते हुए भी उसके सामने यारम की बेबसी बयान कर रहा था कि शायद उसकी बात ही समझकर वो यारम को छोड़ने का फैसला बदल दे और अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दे। इज़र अभी उससे कुछ कहता, इससे पहले ही दरवाज़ा खोलकर यारम अंदर दाखिल हुआ। वेलकम बैक बेबी। यार उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगाया। सबके सामने ये हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई। आई मिस यू सो मच। कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? एंजॉय किया? वो शायद नहीं, यकीनन उसका मजाक उड़ा रहा था। सारिम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिल वक्त वो कंट्रोल कर गया, क्योंकि शारिफ हैदर को लेने गया हुआ था और सवाल उसकी बेटी का था। ये तुम्हारे बाजू पे क्या हुआ है? यारम ने उसके बाजू पे बंधी पट्टी को देखते हुए कहा, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले ही वो सारिम की तरफ पलटा था। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ? कैसे लगी उसे चोट? हेजर, डॉक्टर को बुलाओ। वो बेकरारी से उसका बाजू देखने लगा, जबकि साथ साथ सारिम को सख्त निगाहों से घूर रहा था। छत से कूदते हुए चोट लग गई। रूह बिना डर और शर्मिंदगी के बोली थी। उसकी इस अदा पे यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका, जबकि हिजर का दिल किया कि उसकी इस हरकत पर उसका सर फाड़ दे। पिछले 3 घंटों से वो उसकी बेकरारी देख रहा था। अगर उसकी हालत रूह देख लेती तो शायद कभी उससे दूर होने का ख्याल भी अपने दिल में ना लाती। हेजर, छत की दूसरी साइड पे सीढ़ी लगवा दो। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार जब रूह घर से भागने की कोशिश करे तो उसे चोट लगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि इसके बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, लेकिन फिर भी बेबी, तुम पर यकीन नहीं कर सकता। वो उसका हाथ पकड़कर अपने होंठों तक लेकर जा रहा था, जब रूह ने अपना हाथ खींच लिया। वो हर मुमकिन तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो रूह को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद रूह ने उसे आज गुस्सा दिलाने की कसम खाई थी। शारिफ कहाँ है? कब तक आएगा वो हैदर को लेकर? मेरी बेटी कहाँ है? सारिम के लहजे में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी थी, जबकि हिजर उसे इग्नोर किए डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। इतनी देर मैं अपनी बीवी के बगैर तड़पा हूँ। थोड़ी देर तुम अपनी बेटी के बगैर तड़पो। तुम्हें भी तो पता चले मोहब्बत में तड़प किस बला का नाम है। यारम बस इतना कहकर रूह का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर ले जाने लगा। बेबी, तुम रेस्ट करो।
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यारम प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। सारिम तरफ उठा। यारिम बताएं उन्हें कि उनकी बेटी कहाँ है। आप इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रू ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो रू, मुझे तुम्हें इतना सा चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। शारिम ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर अंदर ले गया, जबकि पीछे से सारिम की आवाज़ आती रही, जिसे वो मुकम्मल इग्नोर कर गया था। क्यों मरे जा रहे हो इंस्पेक्टर सारिम? मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल जाए। हिजर ने जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। हेजर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इस सब में मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर? वो बच्ची है। सारिम ने उसे समझाने की कोशिश की। रू भी बच्ची है, यकीन करो वो भी मेरी बच्ची है। तुमने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, मेरे इकलौते रिश्ते को मुझसे दूर करने की कोशिश की। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे रू के साथ क्या रिश्ता है? सारिम ने परेशानी से पूछा। तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस तुम्हारी बेटी से मतलब होना चाहिए, जो शायद तुम्हें आज मिल जाए। यारम ने ये केस मेरे हवाले किया है और यकीन करो इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। हिजर उसका कंधा थपथपाते बाहर निकल गया। जहाँ सामने से शारिफ मुस्कुराता हुआ अंदर आया था, उसके साथ हैदर नहीं था। शायद वो भी उसके प्लान में शामिल था। क्या ख्याल है, इसकी बेटी वापस करें या ना करें? हिजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे। शारिफ ने थोड़ी पर हाथ रखकर कहा। रूह या लैला? शारिफ ने किसी अक्लमंद इंसान की तरह दो ऑप्शंस उसके सामने रखे। यारम? हिजर ने जवाब दिया। बोला ना, सिर्फ दो ऑप्शन है, रूह या लैला। शारिफ चिढ़कर बोला। यारम तेरे पीछे खड़ा है, अगर अपनी जान बचानी है तो काम पर लग जा। हिजर ने खबर दी तो शारिफ ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ कोई नहीं था। उससे मुड़कर देखा, हिजर भी यहाँ नहीं था। सारिम को हिजर ने वापस भेज दिया था और मायरा का कोई अता पता ना था। सारिम को बस ये पता था कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है। वो लोग कभी भी उसकी बेटी की जान ले सकते हैं। यारम के साथ जितना वो कर चुका था, उसके बाद यारम उसकी मदद करता, ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। वो तो अब पछता रहा था कि वो रूह को वापस छोड़ आया, क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद भी उन लोगों ने मायरा को उसके हवाले न किया था। उर्वा की तबीयत खराब थी और ऐसे में वो बार बार सिर्फ अपनी बेटी का नाम ले रही थी। सारिम के पास उसके किसी सवाल का जवाब ना था। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ शारम की मिन्नतें कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी शारम उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी। सब कुछ ठीक था, उसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे हिदायत बताकर चला गया। मायरा ठीक है? मायरा और सारिम वापस चले गए? रूह ने शारिफ से पूछा, जबकि इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शारिफ ने एक नज़र हिसर को देखा। शारिफ के इस हिसर को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा था। आ तो गई हूँ मैं वापस, अब छोड़ दो खुदा के लिए उस मासूम को। यही चाहते थे ना तुम लोग? आ गई हूँ मैं यहाँ वापस। रूह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। कोई एहसान नहीं किया है तुमने वापस आकर, अपने शोहर के घर वापस आई हो। और अपना ये एटीट्यूड ज़रा कम करो। जिन लोगों के पास जा रही थी ना, उस घर में तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। हिजर गुस्से से बोला। हिजर बस कर दो, वो पहले ही तकलीफ में है। शारम जैसे तड़प उठा। हाँ बेबी, तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सारिम के साथ वापस भेज दिया है। मायरा अब बिल्कुल ठीक है। वो हिजर को घूरते हुए बोला तो हिजर कमरे से बाहर निकल गया। शारिफ, खाना भेजो रूह के लिए। उसने शारफ को कहा तो वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। शारफ दरवाजे से ही खाना देकर चला गया। शारम रूह के लिए खाना लेकर आया तो उससे मुंह फेर लिया। वो ना उससे कोई बात कर रही थी और ना ही खाना खा रही थी। शारम अपना गुस्सा कंट्रोल करे अभी भी उसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी जगह किसी और ने ये हरकत की होती तो यारम उसका क्या हाल करता, ये वो खुद भी नहीं जानता था। प्लीज़ खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी? मेरी जान प्लीज़ कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने उसका हाथ झटका तो वो भी अपना कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मज़ीद नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता। शराफत से खाना खाओ वरना। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने रूह के चेहरे को देखा, जहाँ वो अपने चेहरे पर रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। शारम ने उसके गाल पर हाथ रखा। वो उस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो अपने आप पर जितना कंट्रोल कर रहा था, रूह उतना ही उसके गुस्से को हवा दे रही थी। शारम मोहब्बत से उसके गाल को सहला रहा था जब रूह उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ।
ऐसे मत देखो मुझे। ना जाने वो कैसी नसों से देख रही थी, शायरम उससे नसें तक नहीं मिला पा रहा था। प्लीज़ मत करो मेरे साथ इस तरह। मैं कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। खुदा के लिए मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जा सकती तुम यहाँ से। कितनी ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें? वो उसका बाजू थामते हुए बोला, आउच! रूह ने फौरन बाजू छुड़ाते हुए आ भरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कर रही हो? दर्द होगा। शायरम ने बेख्तियार उसका बाजू थामा। नहीं हो रहा मुझे दर्द। आप दे रहे हैं मुझे दर्द बार बार, मेरे सामने आकर, मेरे साथ ज़बरदस्ती करके। नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं खाना मुझे खाना। चले जाएं आप यहाँ से। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ आपको देखने से हो रही है। रूह कहते हुए रोने लगी। प्लीज़ चले जाएं। रूह मैं चला जाऊंगा, प्लीज़ तुम खाना तो खा लो। शायरम ने जैसे मिन्नत की थी। कुछ नहीं खाना मुझे, ले जाइए इसे। प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो उसके सामने हाथ छोड़ने लगी। शाहरम एक आखिरी बार उसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर निकला तो इसे गुस्से से बाहर टहल रहा था। बहुत बुरा कर रहे हो यारम। तुम्हें उसको सज़ा देनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। लेकिन तुम तो प्यार से ट्रीट कर रहे हो। हाँ, सज़ा दूँ ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। शाहरम के लहजे में डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? नहीं यारम, तुम पर ये नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो, शैतान रहो। फरिश्ता बनने की ज़रूरत नहीं। जितना अच्छा बनोगे, रूह इतनी तुमसे दूर जाएगी। तुम्हारा नर्म लहजा उसे खुदसर बना रहा है। तुम जितना उसे प्यार से बात करोगे, वो उतना तुमसे दूर होगी, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। याद रखना यारम, रूह तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन तुमसे प्यार करके वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी दुनिया अलग है तुमसे और वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो हो वही बनकर दिखाओ। तुम जो उसके सामने बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम नहीं हो यारम। कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। वो उसे आईना दिखाता बाहर निकल गया। रूह ने कल से कुछ नहीं खाया था। वो तो पानी का एक कतरा तक नहीं पी रही थी। खाया तो यारम ने भी कुछ ना था, लेकिन उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी रूह की। वो चाहता तो उस पर सख्ती या ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन कल जिस तरह से रूह उससे दूर हुई थी, वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता था। यारम डर गया था, कहीं वो सच में उसे छोड़ कर ना चली जाए। ये अलग बात थी कि उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकती। वो उसे जितना नरमी बरत रहा था, वो उतना ही उसे मुंह नहीं लगा रही थी। यारम का गुस्सा, प्यार सब कुछ बेकार जा रहा था। बस एक ही रट कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। उसने यारम का दिमाग ख़राब कर रखा था। आज उससे शान और उसके सब साथियों को दावत पर बुलाया था, जिसकी वजह से आज उसका ऑफिस जाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन रूह को भूखा छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता था। इसलिए एक आखिरी कोशिश करने वो उसके कमरे में चला गया। वो कल से इस कमरे में नहीं आया था क्योंकि रूह ने कहा था कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो उससे वक़्त दे रहा था कि वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि ये बात तो वो भी समझ चुका था कि वो कभी अपनी मर्ज़ी से उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। रूह, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। प्लीज़ कुछ खा लो। आप मुझे जान से मार दें तब भी कुछ नहीं खाऊँगी। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो गुस्से से मुँह फेरते हुए बोली। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। रूह मेरी जान, कब तक भूखा रहने का इरादा है? खुदा के लिए कुछ खा लो। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? इस तरह से भूखे प्यासे रहने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा रूह। ये सोच भी मुझे तकलीफ देती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं। इसलिए ये फजूल जिद छोड़ो और खाना खा लो। देखो ना, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। शर्म को लगा शायद वो उसी का एहसास कर ले। मैंने आपके हाथ नहीं बांधे। रो को उसका खाना न खाना बुरा तो लगा, लेकिन वो उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। रूह मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम खाना खा रही हो या नहीं? वो अब गुस्से से बोला था। रूह को अचानक ही उसका थप्पड़ याद आ गया। रूह ने सामने शीशे की तरफ देखा जहाँ उसके गाल पर यारम के हाथ का निशान था। यारम उसके इस तरह देखने पर बेख्तियार मुस्कुराया। मैं क्या करूँ जान? जब भी ये निशान जाता है तुम ज़रूर ऐसी कोई हरकत करती हो कि मुझे दोबारा से तुम्हें ये निशान देना पड़ता है। लेकिन अब मैं कंट्रोल करूँगा, आई प्रॉमिस। वो अपने लब उसके गाल पर रखते हुए बोला, जब रूह उसे धक्का देकर पीछे हुई। रूह मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे तुम्हारी ये हरकत नहीं पसंद। वो गुस्से से घूर कर बोला था। और मुझे आप नहीं पसंद। रूह गुस्से से नाक फुलाकर बोली। शाहरम बेख्तियार मुस्कुराया। शायद वो भूख और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में थी।
मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाहरम का दिल उसकी गुर्बत के लिए मचल रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो रूह को तंग नहीं करना चाहता था। एक दिन खाना ना खाने से तुम्हारी अकड़ नहीं जाएगी। अब जब तक तुम खुद खाना नहीं मांगोगी कोई तुम्हारी मिन्नतें नहीं करेगा। शाहरम इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त शान, उसका खास आदमी, मालिक और उसके बाकी सब आदमी उनके ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शाहरम ने वाकई शान को उसके गैंग का बादशाह बनाया था, लेकिन शान को इस बात की कदर ना थी। वो दूर बैठकर उसे धमकियां दे रहा था, लेकिन इस वक्त उसके सामने बैठा, नजरें झुकाए खाना खाने में मसरूफ था। उसे नजरें उठाकर शाहरम की तरफ ना देखा। सच था, शान की सारी धमकियां सिर्फ अजहर और शारिफ के लिए थी। शाहरम के सामने वो अब भी रिजर्व था। शाहरम बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। उसके इस तरह से नजर चुराने पर शाहरम बेख्तियार मुस्कुराया। इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसके बाद वो नजरें उठाने के काबिल ना रहे। शाहरम ने मुस्कुराकर समझाना चाहा, जबकि उसके लहजे से ही शान को खतरे की बू आ रही थी। तुम लोग भी खाना खा लो। उसने सामने खड़े शारिफ और हिजर को कहा। हमारे खाने का भी वक्त नहीं हुआ। हिजर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। डेविल तुम तो हमारा साथ निभाओ। शाह ने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना पसंद करता हूँ। जब से शादी की है उसके अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करता। विक्रम कहाँ है? शाहरम का जवाब सुनकर वो बात बदलने लगा। उसी का तो गोश्त खा रहे हो। शाहरम ने दोस्ताना अंदाज में उनके सर पर धमाका किया, जबकि अगले ही लम्हे डाइनिंग रूम का हाल बदल चुका था। शाहान और उसके साथ आए 11 लोग वॉमिटिंग करने में मसरूफ हो चुके थे। विक्रम ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा। उसने खुद ही मुझे मजबूर किया उसके साथ ये करूं, वरना शायद वो भी आज तुम्हारा खाना बनने की जगह तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रहा होता। लेकिन उसने मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा। शाहरम ने अपने सीने पर हाथ रखा था। शान, मैं नहीं चाहता कि विक्रम की जगह लोग यहाँ बैठकर तुम्हारा गोश्त खाएं। मौका दे रहा हूँ, संभल जाओ। यारम काज़मी रोज़ रोज़ मौका नहीं देता। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। तुमने मुझे डॉन बनाया, मैं तुम्हारे ही खिलाफ जा रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ़ किया है, इसीलिए अभी तक ज़िंदा हो। अगर माफ़ ना करता तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हाल होता। बाकी की बातें रात मेरे घर पे होंगी। इसे भी साथ ले आना। उससे मलिक की तरफ इशारा किया। उसे मलिक कुछ गड़बड़ लग रहा था। तुम्हारा हास आदमी हमारा भी हास है। मुझे यकीन है कि तुम ये दावत कभी नहीं भूलोगे। शाहरम की बात पे पास खड़े शारिफ ने कहका लगाया। मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? उसने घूरकर शारिफ को देखा। नहीं, वो दरअसल। शारिफ ने कुछ बोलना चाहा। कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ते जा रहे हो शारिफ, कंट्रोल में रहो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद कराऊं। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा। रूह ने कुछ खाया? उससे घर आकर पूछा। नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं खाया। सर, आपके लिए खाना लगाऊं? शिफा ने पूछा। नहीं। जब तक रूह कुछ नहीं खा लेती, उसके हलक से वैसे भी कुछ नहीं उतरना था। वो कमरे में आया तो रूह परसों वाले कपड़ों में सुस्ती हालत में बैठी थी। उसने अभी तक अपने बालों में कंघा नहीं किया था। वो सर घुटनों में दिए जमीन पर बैठी थी। रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? हालत देखी है तुमने अपनी? शारम ने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा, जब रूह उसे धक्का देकर पीछे हुई। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं, दूर रही मुझसे। नहीं रहना मुझे आपके साथ। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं रहना, प्लीज़ मुझे जाने दें यहाँ से। रो रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। रूह, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मेरे पास वजह मेरी मोहब्बत है। प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और तुम किस हक से मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? वादा किया था तुमने मुझसे, कभी नहीं छोड़ कर जाओगी। अब तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाली? इश्क करता हूँ तुमसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उठो, कपड़े बदलो, बाल ठीक करो अपने। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। शारम ने एक बार फिर से उसे छूना चाहा, जब रूह ने फिर से उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। रूह, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। इसके बाद तुम्हें हर गलती की सज़ा मिलेगी। वो गुस्से से उठकर बाहर निकल गया, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो काम कर रह गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब उससे सोच लिया था कि वो यारम से सिर्फ दूर जाने की नहीं, बल्कि तलाक की बात करेगी। दिन से शाम, शाम से रात हो गई। यारम कमरे में वापस नहीं आया और ना ही वो उस जगह से उठी। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके यारम से तलाक की बात करने का सोच रही थी। हिजर, शान और मलिक अभी अभी आकर उसके ऑफिस रूम में बैठे थे। वो एक हाथ में हमेशा की तरह ब्लेड लिए दूसरे हाथ से अपना सर दबा रहा था। शायद नहीं, वो यकीनन टेंशन में था।
जबकि शान ये सोच रहा था कि उसको टेंशन देने वाला क्या अभी तक जिंदा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके ऑफिस रूम तक आई। वो नहीं जानती थी कि अंदर कौन है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बजाती, वो उसकी आहट पहचान चुका था। अंदर आ जाओ बेबी। दस्तक देने के बाद उसका हाथ वापस गिर गया। शारम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। उसकी हालत दिन से भी बदतर थी। यकीनन वो अपनी तमाम तर हिम्मतों का अंबार जमा करके यहाँ आई थी। वो आकर उसके करीब रुकी। शारम समझ चुका था कि उससे ज़रूरी बात करने आई है। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ एक सेकंड नहीं सकती। लड़खड़ाती आवाज़ में उससे अपना जुमला मुकम्मल किया। कमरे में बैठे बाकी तीनों वजूद पर क़यामत गिरी थी। शारा मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते उसकी बात पर मुस्कुराया था। यहाँ बैठो मेरे पास। उससे ना सिर्फ अपने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बल्कि हाथ पकड़कर उसे पास बिठा लिया। अगले ही लम्हे उससे एक प्लेट निकाला और उस प्लेट की मदद से उसकी कलाई पर डिज़ाइन बनाने लगा। रू ने दर्द की शिद्दत से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। शायद उस दर्द की भी कोई इंतहा थी। अपनी कलाई पर होने वाला हमला उससे 5 बार बर्दाश्त किया। हाथ छुड़ाने की कोशिश में वो मुसलसल नाकाम रही थी। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो पूछे बिना ना रह पाई। आंसू से गला तक तर हो चुका था। उसके सवाल पर वो बेख्तियार मुस्कुराया। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो फिर ये सब? ये दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी गलतियाँ माफ़ नहीं करता। तो जिससे नफ़रत करता हूँ उनके साथ मैं क्या सलूक कर सकता हूँ। अगले ही सेकंड मलिक कुर्सी से उठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बेतहाशा बूंदें थीं। उठकर कमरे से बाहर भागा। कांप तो शान भी रहा था, लेकिन वो उठकर बाहर नहीं गया। जबकि यारम के हाथ में अभी तक रूह की कलाई थी, जिसे वो अभी भी छोड़ने को तैयार ना था। मैंने क्या गलती की है? छठी बार ब्लेड अपने हाथ की तरफ आते देखकर वो पूछने लगी। मेरी जान, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मुझसे तलाक चाहती हो? तुम्हारे लफ्ज़ों की इससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नर्म है। अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की तो मैं इसी घर के अंदर तुम्हारे लिए कब्र खोद कर तुम्हें जिंदा काट दूंगा। फिर रोज़ सुबह उठकर उस पर फातिहा पढ़ा करूंगा। उसी कलाई को सख्ती से पकड़ के बोल रहा था। खैर, फिलहाल मैं कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। मगर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई। उठो, जाओ कमरे में। मैं मीटिंग ख़त्म करके आऊँगा। फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला था। रूह को अभी तक यकीन ना था। यारम ने उसका हाथ काट दिया। उसे मलिक पर पहले दिन से ही शक था। वो उसे जब भी देखता था, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता। उसे यकीन था मलिक उसे और शान दोनों को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त डेविल ने कुछ ना कहा। हेज़र, शारिफ को भेजो कि मायरा को सारिम के घर छोड़ आए। क्या कर रही है मायरा? इस वक्त ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब मैं यहाँ आया शारिफ और लैला के साथ खेल रही थी। उसे वापस भेज दो। माँ बाप को मिस कर रही होगी। ओके। वो हामी भरता बाहर चला गया। उन लोगों को भेजकर वो कमरे में आया, जहाँ वो बेड पे बैठी रो रही थी। खून अभी तक बह रहा था। उसने बहुत एहतियात से उसकी कलाई पर प्लेट चलाया था कि उसकी नस न कट जाए। उसे इस काम का बहुत तजर्बा था। वो बिना कुछ बोले फर्स्ट एड बॉक्स उठा के उसके पास आया। दर्द इतना ज़्यादा था कि वो कुछ भी ना बोली, मगर सूसू जारी थी। और उसका रोना यारम को तकलीफ दे रहा था। उसका दिल चाहा अपना हाथ काट दे, जिससे उससे अपनी रूह को तकलीफ दी। वो बेबसी से उससे करीब से उठकर बाहर चला गया। उससे अपने आप से नफरत हो रही थी। वो रूह की तकलीफ को महसूस करना चाहता था। उसे इस वक्त कमरे से ज़्यादा देखकर रूह भी ना जाने क्या सोचती उसके पीछे आई। कुछ सोच के वो किचन में आया। हिजर भी उन लोगों को छोड़ के आ चुका था। उसे किचन में देखकर वो भी यहाँ आया और उसे चूल्हे के करीब खड़ा देखा। डेविल, ये पानी क्यों गर्म कर रहे हो? हिजर ने किचन में आकर पूछा। पानी उबल रहा था। तकरीबन आधे घंटे से ये पानी उसने ऐसे ही चूल्हे पर रखा हुआ था। शारम ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस पानी को घूरता रहा। डेविल, हैरियत तो है। तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। हिजर ने परेशानी से कहा। मैं ठीक नहीं हूँ हिजर। उसने चूल्हा बंद करते हुए कहा। लेकिन अगले ही सेकंड जो हरकत यारम ने की थी, उसे देखकर हिजर शॉक्ड रह गया। यारम ने अपना दायां हाथ उबलते पानी में डाल दिया। डेविल, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या हरकत की है तुमने? वो आगे बढ़कर उसका हाथ पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, जबकि यारम बिना किसी दर्द, बिना किसी तकलीफ के
पानी में हाथ डाले खड़ा था। ईज़र ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पानी से निकाला। ये क्या किया तुमने यारम? तुम्हारा हाथ जल चुका है। उसका पूरा हाथ पूरी तरह से जल चुका था। तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही क्या? ईज़र ने ज़बरदस्ती उसका हाथ खींचना चाहा। नहीं, ये तकलीफ कम है, बहुत कम है ये तकलीफ, उस तकलीफ के सामने जो मैंने रूह को दी है। उसे ईज़र का हाथ झटका और दूसरी तरफ आया, जहाँ नमक और चीनी वगैरह के डब्बे रखे हुए थे। उसने वहाँ से मिर्च का डब्बा उठाया और खोलकर पूरा डब्बा अपने हाथ पर फेंका। ईज़र उसकी जलन सोचकर ही उसका हाथ छोड़कर पीछे हो चुका था। डेविल, तुम पागल तो नहीं हो गया क्या? कर रहे हो तुम? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। मैंने इस हाथ से अपनी रूह को तकलीफ दी। मैंने उसका हाथ काट दिया। इस हाथ से। इस हाथ को सजा ज़रूर मिलेगी। वो ज़ोर-ज़ोर से हाथ दीवार पर मारता कोई दीवाना ही लग रहा था। फिर दूसरा डब्बा उठाकर अपने हाथ पर नमक छिड़कने लगा था, जबकि हिज़र उसकी तकलीफ महसूस करता किचन से बाहर निकलने लगा। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। हिज़र बाहर आया तो वहाँ दरवाजे के करीब रूह खड़ी काँप रही थी। हिज़र ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गया। रूह ने किचन की तरफ देखा, जहाँ यारम अपने आप को मज़ीद तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ चीज़ ढूँढ रहा था। रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यारम को इस हालत में नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके पास जाने का तो सोच भी नहीं सकती थी। आज वो उसका गुस्सा देख चुकी थी। काफ़ी देर वो खुद पर कंट्रोल करती रही। जब बात बस से बाहर हो गई, तो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती उसके पीछे आई। अपने पीछे उसकी खुशबू को महसूस करते वो फ़ौरन पलटा। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके दोनों बाजू देखते हुए बोला, जहाँ एक हाथ पे डॉक्टर ने पट्टी बाँधी थी और दूसरे हाथ पे उसने खुद। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं यारम? उसे यारम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप अपना गुस्सा मुझ पे निकालिए ना, खुद को तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम मेरा गुस्सा नहीं सह सकती और तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरी जान जाती है। अब जाओ यहाँ से, आराम करो। वो ज़बरदस्ती उसका रुख फेरते हुए भेजने लगा और एक बार फिर से किचन में नज़र दौड़ाकर अपने लिए कोई चीज़ ढूँढने लगा, जिससे वो अपनी तकलीफ़ को मज़ीद बढ़ा सके। यारम मेरी बात सुने, रू ने उसकी तरफ पलट कर कहा, जब यारम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? वो उसे सख्ती से अपने साथ लगाए कह रहा था। उसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी कि रूह को अपनी सांस से बंद होती महसूस होने लगी। यारम छोड़े मुझे। वो अपना आप उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही मेरी सांसें रुकने लगती हैं जब मुझसे दूर जाने की बात करती हो। वो अभी तक उसे सख्ती से अपने सीने में भींचे हुए बोल रहा था। "छ- छोड़े। हाथ पैर मारने की कोशिश में अपने आप को मजीद तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि यारम ने उसकी ना सुनने की कसम खा रखी थी। लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने अचानक उसे खुद से दूर किया। जाओ, जाके आराम करो और आज के बाद कोई गलती मत करना। तुम्हें तकलीफ देते हुए खुशी नहीं होती मुझे। खुद पल पल मरता हूँ तुम्हें अजियत में देखकर। वो गुस्से से बोल रहा था, जब हिजर वापस आया। रूह, मेरी मदद करो। उसे फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ाता यारम को ज़बरदस्ती चेयर पर बिठाने लगा। हिजर ने मुश्किल से ही सही, लेकिन यारम के हाथ की पट्टी कर दी। वो कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास है और तुम उसे तकलीफ नहीं दोगे तो खुद को भी अजियत नहीं होगी। वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए बोला और साथ ही रू का हाथ पकड़कर उसके पास बिठा दिया। ये मैं उससे नहीं, तुम्हें भी कह रहा हूँ। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहो तुम दोनों। वो यारम को समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे शायद उसकी बात कुछ हद तक समझ आ गई थी, जिसकी वजह से अब उसके चेहरे पर गुस्से के कोई तासुरात नजर नहीं आ रहे थे। रूह, इसे खाना खिलाओ। ईसर ने कहते हुए उसके हाथ की तरफ देखा और फिर खुद ही शर्मिंदा हो गया। वो जानता था इन दोनों ने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया। रुको, मैं तुम दोनों को खाना खिलाता हूँ। ईसर मुस्कुराता हुआ उन दोनों के लिए खाना निकालने लगा। अच्छे सरफिरे आशिकों से वास्ता पड़ा है मेरा, वो बुलंद आवाज से बड़बड़ाया। चारम खुलकर हंसा, जबकि रूह बड़ी मुश्किल से बड़बड़ाई थी। मैं नहीं, सिर्फ ये। वो कमरे में आया तो रूह सोने की तैयारी कर रही थी। उससे आता देखकर वो समझ चुकी थी कि आज वो अपने रूम में ही सोने का इरादा रखता है। रूह को अपने दोनों हाथों में तकलीफ हो रही थी। वो ठीक से दोनों हाथ सीधे नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत देखकर उसे रूह पर तरस आने लगा, जबकि अपने आप पर गुस्सा। वो उसके करीब आया और उसके पीछे जगह बनाकर बैठने लगा। रूह कुछ नहीं बोली और ना ही नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसके पीछे आ बैठा, पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ लगाया और उसका सर अपने सीने पर रखा। फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में रखे। तुम सो जाओ रूह, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में बिना
सहारे के ऊपर रखे हुए था, जिससे वाक़ई ही रूह को तकलीफ़ नहीं हो रही थी। लेकिन वो जानती थी ऐसा करने से यारम को तकलीफ़ होगी। उसका भी तो हाथ चला है, बल्कि उससे खुद चलाया है, लेकिन वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल पाई। ना जाने क्यों उसे यारम से खौफ आने लगा था। इतना डर तो उसे यारम से तब भी नहीं लगा था जब वो उसका हाथ काट रहा था। लेकिन अब जो यारम ने अपने साथ किया था, उसे उससे खौफ आने लगा। ये शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोग मायरा को वापस घर पहुंचा चुके थे, जिसकी वजह से अब सारिम काफ़ी पुरसुकून हो चुका था। लेकिन उसे रूह के लिए बुरा लग रहा था, जो यारम के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से गई थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी सारिम एक आखिरी बार उससे पूछना चाहता था, क्या वो यारम के साथ रहना चाहती है। इसीलिए आज उससे रूह के घर जाकर उससे मिलने का फैसला किया था। अगर वो यारम के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो कोर्ट के थ्रू उसे तलाक दिलवा सकता था। यारम इस तरह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो रूह को ज़बरदस्ती अपने साथ रख नहीं सकता है। बेशक वो उससे प्यार ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करने देगा। सुबह यारम ने अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाया। शायद उसे अपने हाथ में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं थी, या उसके सामने अपनी तकलीफ़ पर कंट्रोल किए हुए था, जबकि रूह बिना कुछ बोले आराम से उसके हाथ से खाना खा रही थी। अब उसे इस शख्स का कोई भरोसा ना था। ना जाने ये इंसान क्या-क्या कर सकता था। वो बिना सोचे समझे अपने आप को तकलीफ़ पहुँचा सकता था। तो रूह को क्यों नहीं? किसन ने उसे बताया था कि वो अपने गद्दारों के साथ कैसा सलूक करता है। रूह भी तो गद्दार थी। इतना जोर मत डालो अपने नन्हे से ज़हन पर। उसको सोचों में उलझा देखकर बोला, आज शाम बाहर डिनर करते हैं। बल्कि कुछ दिनों में मैं कहीं आउटिंग का प्लान बनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ, इस सब की वजह से हमारे रिश्ते में बहुत दूरी हो गई है। लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। सब कुछ पहले जैसा। मैं 1-2 ज़रूरी काम निपटा कर जल्दी वापस आ जाऊँगा। अपना ख़्याल रखना। वो उसके माथे पर बोसा देता बाहर निकल गया, जबकि रूह ना जाने कितनी देर वहीं बैठे दरवाजे को देखती रही, जहाँ से यारिम निकल कर गया था।